हेलो फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं आयनिक साम्य। ठीक है, देखिए आयनिक साम्य में क्या होता है, जो साम्यावस्था में हमने पढ़ा था, जो रासायनिक साम्य में जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। बस ये जो साम्य होता है आयनिक साम्य, वो आयनों के बीच में होता है। तो जब ये साम्य आयनों के बीच में होता है तो उसे आयोनिक साम्य कहते हैं। ठीक है, तो आयोनिक साम्य शुरू करने से पहले कुछ जो यौगिक होते हैं, वो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको पानी में मिलाने पर वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, और कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो आयनीकृत नहीं होते। तो ये जो यौगिक आयनीकृत हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य, और जो आयनीकृत नहीं होते हैं उन्हें विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। देखिए, तो यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं, इन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य, और दूसरे होते हैं जिन्हें कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। एक विद्युत अपघट्य और एक विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य, तो जो यौगिक पानी में मिलाने पर आयनीकृत नहीं होते उन्हें कहते हैं विद्युत अनअपघट्य। इनमें आते हैं जैसे ग्लूकोज, यूरिया। तो ये इस प्रकार के यौगिक हैं जो पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन आयनीकृत नहीं होते हैं, तो इन्हें विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो पानी में मिलाने पर आयनीकृत हो जाते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं, एक तो आते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। पूर्ण रूप से आयनीकृत होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक मोल HCl का पानी में मिलाया, तो एक मोल पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएगा, उसे एक मोल H+ आयन का बनेगा और एक मोल Cl नेगेटिव आयन का बनेगा। तो जो अम्ल पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उनका एक प्रकार हो गया प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HClO4, HNO3, ये सब प्रबल अम्ल हैं और प्रबल विद्युत अपघट्य भी हैं। मतलब ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। अगर 2 मोल मान लीजिए HClO4 के 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो 2 मोल पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएंगे। ठीक, दूसरा इसमें आएगा दुर्बल दुर्बल नहीं, प्रबल विद्युत अपघट्य में प्रबल अम्ल हो गए, फिर आएंगे प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH। जो एल्कली धातु होते हैं, एल्कली धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो सब प्रबल क्षार होते हैं। मतलब पानी में मिलाने पर ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं, तो ये प्रबल क्षार हो गए। और तीसरा, जितने भी लवण होते हैं ये सब लवण प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, K2SO4 हो गया पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। तो कोई भी लवण लेते हो तो ये लवण प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं। मतलब ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं पानी में मिलाने पर। दूसरा है, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य हो गए जो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाएंगे। तो जो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो गए वो तो प्रबल विद्युत अपघट्य हो गए, और जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते हैं
उन्हें कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते। इनमें आते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH या फिर H3PO4, और आते हैं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार जैसे NH4OH या फिर RNH2 जो अमीन होते हैं, ये दुर्बल क्षार में आते हैं। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं इन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल लिया CH3COOH, तो जब इसको पानी में मिलाया जाएगा तो ये आयनीकृत होकर बनाएगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय होगी, मतलब एसिटिक एसिड अम्ल जो है ब्रेक होकर टूटकर आयनीकृत होकर एसीटेट आयन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और जो अभिक्रिया होगी वो उत्क्रमणीय होगी, मतलब वो अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा दोनों में संभव हो सकती है, और यहाँ पर एक आयनिक साम्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनिक साम्य स्थापित नहीं होता, वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए HCl लिया, तो HCl पानी में मिलाने पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित हो गया। पूर्ण रूप से वियोजित हो गया तो आयनिक साम्य यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके वियोजन में आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अणु भी होते हैं और आयन्स भी होते हैं, दोनों होते हैं, तो वो आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्यों में आयनिक साम्य स्थापित नहीं होता और अभिक्रिया जो है वो कि सीधी अग्र दिशा में पूर्ण हो जाती है। ठीक, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनिक साम्य स्थापित हो जाता है। इनके लिए एक होता है जिसे कहते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे कहते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा जो होती है वह जो पानी में जब अणु मिलाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिटिक अम्ल के 2 मोल मिलाए गए और 2 में से केवल 0.1 मोल आयनीकृत हुए, तो 0.1 और 2 का जो अनुपात होगा 0.1/2, ये जो अनुपात आएगा इसे कहते हैं वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा या फिर कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको अल्फा से निरूपित करते हैं, अल्फा से निरूपित करते हैं, और अल्फा इक्वल्स टू होता है आयनित मोलों की संख्या आयनित मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। आयनित मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो ये जो अनुपात होता है आयनिक मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, इसे अल्फा कहते हैं, वियोजन की मात्रा कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कोई दुर्बल अम्ल है, जैसे HA, और HA के हमने 2 मोल 1 लीटर पानी में मिलाए और 2 मोल में से केवल 0.1 मोल आयनीकृत हुए, तो जो अल्फा का मान होगा ये होगा 0.1/2। तो ये 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो 0.05 आ गया, ठीक है, 0.05 आ गया। तो ये वियोजन की मात्रा आ गई।
इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 5% आ जाएगा। तो यहाँ वियोजन की मात्रा 5% हो गई, वियोजन की मात्रा 5% आ गई। ठीक है, तो ये वियोजन की मात्रा होती है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। तो यदि प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा का मान 1 के बराबर होता है, क्योंकि आयनित मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या दोनों बराबर होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आयनित मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 के बराबर होता है। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके लिए अल्फा का मान 1 से कम होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन की मात्रा का मान 1 से कम होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होते। और जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, इनका मान 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर का मतलब कारक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखिए आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है विलेय, विलेय की प्रकृति। आयन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में तो सबसे पहला आता है विलेय की प्रकृति। देखिए, इसमें जो अभी बताया था कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए आयनन की मात्रा 1 के बराबर होती है, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए 1 से कम होती है। फिर दुर्बल में भी कुछ कम दुर्बल हैं, कुछ ज़्यादा दुर्बल हैं, तो वो अल्फा की जो मात्रा है, जो मान है, वह विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा लेते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति में यदि विलायक का पराविद्युत स्थिरांक, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो अधिक होता है, तो वह विलायक धनायन और ऋणायनों के बीच में लगने वाले विद्युत आकर्षण बल को कम कर देता है। यदि किसी विलायक का पराविद्युत स्थिरांक अधिक होता है तो वह धनायन और ऋणायनों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को कम कर देता है, तो आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे H2O है, पानी होता है, जल होता है,
H2O का पराविद्युत स्थिरांक बहुत अधिक है, यह ध्रुवित होता है, पोलर मॉलिक्यूल है ये। तो पोलर होने के कारण क्या होगा, इसका एक सिरा नेगेटिव होता है, एक सिरा पॉजिटिव होता है, तो इसकी वजह से यह इसमें जो अपघट्य हैं उनकी विलेयता ज़्यादा होती है। यदि कोई और विलायक लेते हैं जिसका पराविद्युत स्थिरांक कम है तो अब विद्युत अपघट्यों की विलेयता काफ़ी कम होती है, आयनन काफ़ी कम होता है। तो जल में वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरे विलायकों में आयनन की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती जितनी जल में होती है। तो निर्भर करता है विलायक के पराविद्युत स्थिरांक के ऊपर। यदि वह अधिक है तो आयनन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है तापमान। तापमान, तो तापमान में यह है कि जब भी कोई अणु आयनीकृत होता है तो उसमें जो बंध है वो टूटता है। जब बंध टूटेगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो तापमान बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। तापमान के बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, तो अधिक तापमान पर आयनन की मात्रा अधिक होगी। 3 कारक हो गए। चौथा कारक होता है तनुता। चौथा कारक होता है तनुता। तो तनुता में एक नियम आता है जिसे कहते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, देखिए। मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे मान लीजिए Ha ले लिया। ठीक, Ha के वियोजन से या आयनन से H पॉजिटिव आयन बना और A नेगेटिव आयन बना। Ha के आयनन से H पॉजिटिव आयन बना और A नेगेटिव आयन बना। मान लीजिए Ha की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो C के बराबर है। Ha की प्रारंभिक सांद्रता C के बराबर है, तो प्रारंभिक सांद्रता H प्लस की 0 होगी और इसकी भी 0 होगी। इसके वियोजन की मात्रा यदि अल्फा है तो साम्यावस्था आने पर इसकी मात्रा होगी C माइनस सी अल्फा। ये हो जाएगा C अल्फा और ये भी हो जाएगा C अल्फा। अगर इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है तो साम्यावस्था पर Ha की सांद्रता होगी C माइनस सी अल्फा, जो C में से C अल्फा आयनीकृत हो जाएंगे। तो Ha के जितने मोल आयनीकृत होंगे उतने ही मोल H प्लस के बनेंगे, उतने ही मोल A नेगेटिव के बनेंगे। तो H प्लस के बनेंगे C अल्फा और A नेगेटिव के बनेंगे C अल्फा। तो यहाँ पर अगर साम्यावस्था स्थिरांक लगाते हैं K, तो K बराबर आएगा H पॉजिटिव गुणा A नेगेटिव बटा HA। ये आ जाएगा H पॉजिटिव गुणा A नेगेटिव बटा HA आ जाएगा। ठीक है, ये साम्यावस्था स्थिरांक है। यदि ये साम्यावस्था स्थिरांक अम्ल के लिए लिखा जाता है, यदि ये साम्यावस्था स्थिरांक अम्ल के लिए लिखते हैं तब इसको Ka से निरूपित करते हैं। अगर यह साम्यावस्था स्थिरांक क्षार के लिए लिखते हैं तो उसको Kb से लिखते हैं। और यदि यह स्थिरांक लवण के जल अपघटन के लिए लिखा जाता है तब इसको KH से लिखते हैं। तो कोई खास बात नहीं है, होते ये सब साम्यावस्था स्थिरांक हैं। ये सब साम्यावस्था स्थिरांक होते हैं। अम्ल के लिए लिखते हैं तो Ka से लिखते हैं, क्षार के लिए लिखेंगे तो Kb से लिखेंगे, और लवण के जल अपघटन के लिए लिखते हैं तो KH से लिखते हैं। ठीक है, A का मतलब एसिड है, अम्ल, एक ही बात है। B का मतलब बेस है या क्षार, और जल अपघटन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर KH लिखा है। जल अपघटन को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं इसलिए KH लिखा है। ठीक है, तो K बराबर आ गया H पॉजिटिव गुणा A नेगेटिव बटा HA। अब इसमें देखो, जो H पॉजिटिव का मान है वो C अल्फा, A नेगेटिव का मान है ये C अल्फा बटे HA का मान C माइनस सी अल्फा। अब इसमें नीचे से C कॉमन ले लो, कॉमन लेके एक C कैंसिल कर देते हैं तो ये बचेगा C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब इसमें यह है कि यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यदि कोई दुर्बल, ये जो HA है इसे को मान लो कि ऐसे ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है,
तो यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है और अल्फा का मान 1 की तुलना में बहुत कम है, यदि जो HA है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य है और अल्फा का मान 1 की तुलना में बहुत कम है, तो जो 1 माइनस अल्फा होगा वो लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा बराबर लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऊपर वाले समीकरण में 1 माइनस अल्फा की जगह 1 लिख देते हैं, तो 1 लिख देंगे तो ये सी अल्फा स्क्वायर बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर बचा। तो इसके अनुसार जो अल्फा स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा k बटा सी, या फिर अल्फा आ जाएगा रूट k बटा सी। अल्फा का मान आ गया रूट k अपॉन सी। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस विद्युत अपघट्य का 1 मोल V लीटर विलयन में उपस्थित है। HA का मान लेते हैं कि भाई HA का 1 मोल, HA का 1 मोल V लीटर विलयन में उपस्थित है। तब क्या होगा, जो C होगा, C बराबर आएगा मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तब C बराबर आ जाएगा मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो 1 बटा V आ गया। ठीक है, तो C की जगह यदि हम 1 बटा V लिखते हैं तो अल्फा बराबर आ जाएगा रूट में K गुणा V। अल्फा बराबर आ जाएगा रूट K गुणा V। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों से पता लग रहा है कि यदि विलयन की सांद्रता को कम किया जाता है तो K तो साम्यावस्था स्थिरांक है, वो तो निर्भर ही नहीं करता किसी पे, केवल तापमान पे निर्भर करता है, बाकी तो उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, तो स्थिरांक है, तो C और अल्फा है जो बदलेंगे। तो C का मान यदि कम हो, मतलब तनुता बढ़ा दी जाए, सांद्रता कम कर दी जाए, तो आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आयनन की मात्रा है वो C के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। आयनन की मात्रा अल्फा का मान C के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, और जब रूट KV लिख दिया तो मतलब आयतन के वर्गमूल के समानुपाती है। मतलब ये हुआ कि यदि विलयन का आयतन हम बढ़ाते जाते हैं तो वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। या ऐसे कहो कि सांद्रता कम करते हैं तो भी आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यदि किसी विलयन में मान लीजिए पानी मिलाते जाओ, तो पानी मिलाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब और पानी मिलाने पर उसकी सांद्रता में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता। तो अनंत तनुता जब आ जाती है तो उस समय वियोजन की मात्रा अल्फा का मान 1 के बराबर हो जाता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यदि उसका कोई विलयन बहुत ज़्यादा तनु है, सांद्रता बहुत कम है, मतलब इतनी कम है कि पानी मिलाने पर उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसी स्थिति में अल्फा का मान 1 के बराबर हो जाता है। तो ये चौथा कारक है जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करता है, और चौथा कारक था सांद्रता कह लो या तनुता कह लो। तो तनुता के बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है, या सांद्रता कम करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है और ये चौथा कारक है। ठीक है, अल्फा का मान रूट K बटा C या अल्फा का मान रूट K इंटू V के बराबर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कारक आते हैं। 4 हो गए, 5वां लेते हैं। अगला कारक लेते हैं 5वें नंबर का, जिसे कहते हैं सम आयन प्रभाव।
सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव या फिर कॉमन आयन इफेक्ट। देखो कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन प्रभाव में क्या होता है, मान लीजिए कोई दुर्बल अम्ल लेते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल ले लिया CH3COOH, तो इसके आयनन से बनेगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। अब मान लीजिए इसके विलयन में हम मिला देते हैं CH3COONA, इसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसके विलयन में यदि सोडियम एसीटेट मिलाते हैं, CH3COONA मिलाते हैं, तो सोडियम एसीटेट के मिलाने से क्या होगा, यह आयनीकृत होगा और उसके आयनीकरण से बनेगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। CH3CONA जब आयनीकृत होगा तो उसके आयनीकरण होने से बनेगा CH3CO नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो रासायनिक साम्यावस्था में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसे कहते हैं ला शातेलिए का नियम। तो जो ला शातेलिए का नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि यदि कोई साम्यावस्था है और उसमें यदि हम उत्पादों की मात्रा बढ़ाते हैं तो उत्पादों की मात्रा बढ़ाने पर वह साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो एक तरह से हमने सोडियम एसीटेट को मिलाकर हमने एसीटेट की जो सांद्रता है वो बढ़ा दी है, मतलब एसिटिक अम्ल के विलयन में हमने सोडियम एसीटेट मिलाया है और सोडियम एसीटेट तो लवण है जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य है, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। तो जब ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा तो विलयन में एसीटेट आयन आ गए और ये एसीटेट आयन एक तरीके से इस साम्यावस्था को विपरीत दिशा में पश्च दिशा में विस्थापित कर देंगे। तो यदि साम्यावस्था पश्च दिशा में विस्थापित हो गई तो एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा घट जाएगी, एसिटिक अम्ल के वियोजन की मात्रा घट जाएगी। इसी प्रकार से यदि एसिटिक अम्ल में मान लीजिए हम HCl मिलाते हैं तो HCl मिलाने से ये पूर्ण रूप से आयोनीकृत होगा, H प्लस और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो जो H प्लस है ये एक तरीके से उत्पाद है, तो ये H प्लस की वजह से ये जो साम्यावस्था है ये विपरीत दिशा में पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि एसिटिक अम्ल के विलयन में यदि हम सोडियम एसीटेट मिलाएं या HCl मिलाएं, दोनों ही केस में, दोनों ही में क्या होगा, सोडियम एसीटेट मिलाने पर जो एसीटेट आयन है वो सम आयन हो गया और HCl मिलाने पर जो हाइड्रोजन आयन है वो सम आयन हो गया। तो सम आयनों की उपस्थिति के कारण जो साम्यावस्था है वह पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगी और जो वियोजन की मात्रा है वो घट जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए NH4OH है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है, इसमें साम्यावस्था रहती है, ये बनाएगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है, इसके वियोजन से बनेगा अमोनियम पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब मान लीजिए इसके विलयन में हमने मिलाया NH4Cl, इसके विलयन में NH4Cl मिलाया, NH4Cl के वियोजन से बनेगा NH4 पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो जो अमोनियम आयन बना है, अमोनियम आयन ये तो लवण है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के वियोजन से बना अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन इस वाले साम्यावस्था को पश्च दिशा में विस्थापित कर देगा, क्योंकि एक तरीके से हमने जो उत्पाद थे वो विलयन में जोड़ दिए, उत्पाद जो थे वो विलयन में जोड़ दिए, जिसकी वजह से जो साम्यावस्था है वो पश्च दिशा में विस्थापित हो जाएगी। इसी तरह से अगर NH4OH के विलयन में NaOH मिला दें तो NaOH के मिलाने से Na पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो एक तरह से हमने हाइड्रोक्साइड आयन विलयन में जोड़ दिए, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन का जुड़ना भी इसको पश्च दिशा में विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा घट जाएगी। अगर ये जो वियोजन की अभिक्रिया है ये पश्च दिशा में विस्थापित होती है तो वियोजन की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, तो दुर्बल अपघट्यों में प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर अगर वहां पर समान आयन है तो वियोजन की मात्रा घट जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर घट जाती है अगर वो समान आयन देता है तो। ठीक है, अच्छा इसका एक उल्टा होता है जिसे कहते हैं विपरीत आयन प्रभाव। देखिए इसके बाद दूसरा होता है एक, इसे कहते हैं विपरीत
आयन प्रभाव। विपरीत आयन प्रभाव में क्या होता है, जैसे उदाहरण लेते हैं, H2S है, H2S का वियोजन हुआ, 2 मोल H प्लस के बने और 1 मोल H2 नेगेटिव का बना। इसके साथ हमने मान लीजिए NH4OH मिलाया। NH4OH भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसके वियोजन से NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन बना। NH4OH के वियोजन से NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बना। तो होगा क्या, H2S के वियोजन से जो हाइड्रोजन आयन बना है और NH4OH के वियोजन से जो हाइड्रोक्साइड आयन बना है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके H प्लस और OH माइनस दोनों के मिलने से H2O बन जाएगा। ठीक, तो जब H2O बना तो एक तरीके से यहाँ से H पॉजिटिव कम हो गया और यहाँ से OH नेगेटिव कम हो गया। तो जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कम हो गया और ये दोनों ही इस वियोजन की अभिक्रिया में उत्पाद हैं, तो उत्पाद की मात्रा कम हो गई। तो यदि उत्पाद की मात्रा कम हो जाएगी तो जो साम्यावस्था है वह अग्र दिशा में विस्थापित होगी, और जब ये अग्र दिशा में जाएगी तो जो आयनन की मात्रा है वो बढ़ गई। आयनन की मात्रा बढ़ गई। किसके आयनन की मात्रा? H2S के आयनन की मात्रा या फिर NH4OH के आयनन की मात्रा। H2S के आयनन की मात्रा या NH4OH के आयनन की मात्रा जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में विस्थापित हो गई। ठीक है, तो ये 5वां 6वां कारक है। तो ये 6 कारक हो गए जो आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला कारक विलय की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा तापमान, चौथा तनुता, 5वां समायन प्रभाव और 6वां हो गया विपरीत आयन प्रभाव। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अम्ल और क्षार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके ऊपर। अगला देखते हैं अम्ल तथा क्षार। अम्ल तथा क्षार के सिद्धांतों में 3 सिद्धांत हमारे सिलेबस में हैं। एक है आरेनियस सिद्धांत, पहला है आरेनियस सिद्धांत। आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस या आरेनियस सिद्धांत कहते हैं। देखिए, आरेनियस सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक को जल में मिलाने पर यदि वह हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है तो वह अम्ल है, और यदि हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो क्षार है। सबसे पहले हाइड्रोजन आयन पे आते हैं। जो H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन, H प्लस आयन पे H प्लस बहुत ही छोटा परमाणु है और उसके ऊपर यूनिट धनावेश है, इकाई धनावेश है, जो कि ज़्यादा माना जाता है। तो इसके ऊपर जो आवेश घनत्व है वह अधिक है, बहुत अधिक है। आवेश घनत्व अधिक होने के कारण क्या होता है कि यह H2O के साथ जुड़ जाता है, H2O के साथ जुड़ जाता है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये एक लोन पेयर
एकल युग्म कहते हैं, लोन पेयर को H प्लस आयन को देता है, तो ये जो आयन बना, एक जो युग्म है इलेक्ट्रॉन का, वो H प्लस आयन को उपसह संयोजक बंध बनाने में दे दिया जाता है, तो यह बन गया H3O पॉजिटिव आयन। इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो जल में जो हाइड्रोजन H प्लस आयन होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रह सकता है। मुक्त अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक बहुत छोटे से परमाणु के ऊपर इकाई धनावेश है। तो जब वह H2O के साथ जुड़ जाता है और उपसह संयोजक बंध बनाता है, तो उसका जो धनावेश है वो पूरे पर वितरित हो जाता है, तो आवेश घनत्व का मान कम हो जाता है। तो जल में ये H3O प्लस के फॉर्म रूप में रहता है। यह 2 मोल H2O के साथ भी जुड़ सकता है। तो जब H2O के 2 मोल H प्लस के साथ जुड़ते हैं तो ये बनेगा H5O2 पॉजिटिव आयन। ये 3 मोल के साथ भी जुड़ सकता है, 3 मोल के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा H7O3 पॉजिटिव आयन। ये 4 के साथ भी जुड़ सकता है, 4 के साथ जुड़ेगा तो ये बनाएगा H9O4, H9 हो गया, O4 पॉजिटिव आयन। तो इस प्रकार से ये अधिकतम 4 मोल H2O के साथ जुड़ सकता है H प्लस आयन। ठीक है, तो पानी में या तो ये H3O प्लस के रूप में रहता है, या फिर H5O2, H7O3 या फिर H9O4। ठीक, तो अरेनियस सिद्धांत के अनुसार वो कोई भी यौगिक जो जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोनियम आयन देता है वो अम्ल होता है। जैसे HCl को पानी में मिलाएंगे तो HCl को पानी में मिलाने पर ये बनाएगा H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। एक्वस जलीय विलयन है। इसी प्रकार से अगर H2SO4 लेते हैं प्लस 2 मोल H2O के, ये बनाएगा 2 मोल H3O पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। H3PO4 प्लस 3 मोल H2O के, ये बनाएंगे 3 मोल H3O पॉजिटिव आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव आयन एक्वस। ठीक है, तो जो अम्ल का 1 मोल यदि 1 मोल हाइड्रोजन आयन देता है तो इसकी जो क्षारकता होती है वो 1 होती है। तो HCl की क्षारकता 1 है, H2SO4 की 2 है और H3PO4 की क्षारकता 3 है। ठीक है, यदि एसिडिक अम्ल लेते हैं CH3COOH प्लस H2O तो क्या होगा, ये बनाएगा CH3CO नेगेटिव आयन एक्वस जलीय विलयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन। ये भी जलीय विलयन होगा, एक्वस होगा। ठीक है, तो ये सारे अम्ल हो गए। क्षार होंगे जैसे NaOH को पानी में डालेंगे तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव जलीय प्लस OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये बनाएगा Ca2 पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस 2 मोल OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जल में OH भी H2O के साथ जुड़कर रहता है, तो OH नेगेटिव आयन और H2O अगर आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा H3O2 नेगेटिव आयन। तो इस प्रकार से OH भी H2O के मोल के साथ जुड़कर H3O2 के रूप में रहता है। क्षार का 1 मोल जितने मोल हाइड्रोक्साइड दे सकता है वह क्षार की अम्लता होती है। तो जैसे NaOH है तो NaOH की अम्लता हो गई 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता हो गई 2। ठीक है, तो अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता। ठीक, अच्छा, अभी हमने तनुता नियम पढ़ा था, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। तो उसमें हमने क्या लिया था, Ha लिया था और Ha के टूटने से हमने H पॉजिटिव बनाया था और A नेगेटिव बनाया था। ठीक है, Ha के टूटने से एक तो H पॉजिटिव बनाया था और एक A नेगेटिव बनाया था। अब देखिए, इसमें अल्फा का मान बताया था कि √K/C, अल्फा का मान बताया था √K/C
K/C होता है, रूट में K/C होता है। और साम्यावस्था पर इसकी सांद्रता होती है C - C अल्फा, ये होती है C अल्फा और ये भी होती है C अल्फा। साम्यावस्था पर HA की सांद्रता C - C अल्फा, H की सांद्रता C अल्फा और A की सांद्रता भी C अल्फा हो गई। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखी जाए तो ये बराबर आ जाएगी C अल्फा बराबर C, और अल्फा का मान क्या है, रूट में K/C। अब C को अंदर ले जाओ, C को अंदर ले जाओगे तो ये रूट में K/C²/C, तो ये कट गया, तो रूट में K और C आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए 2 या 3 एसिड लेते हैं जिनकी सांद्रता समान है, C समान है, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो रूट K के वर्गमूल पर निर्भर करेगी, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसकी जो प्रबलता है वह भी उतनी अधिक होगी। तो प्रबलता को यदि S से निरूपित किया जाए, S को मतलब स्ट्रेंथ कहते हैं, प्रबलता को स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या अम्ल की प्रबलता, तो अम्ल की प्रबलता जो होगी S1/S2, ये बराबर आ जाएगी रूट में K1/K2, ये आ जाएगा। S1/S2 जो होगा यह रूट में K1/K2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, S1/S2 रूट K1/K2 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अम्ल या क्षार की जो प्रबलता है वो निकाली जा सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए जो क्षारकता और अम्लता के ऊपर भी सवाल आता है। जैसे कोई भी अम्ल है, उसके 1 मोल से 1 मोल के आयनन से जितने मोल हाइड्रोजन आयन के बनेंगे उसकी क्षारकता होती है। बिल्कुल सही है। जैसे HCl की क्षारकता 1 है, H2SO4 की 2 है, H3PO4 की 3 है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अभिक्रिया इस प्रकार से दी जाएगी, जैसे मान लो H3PO4 है, तो ये हमें पता है कि H3PO4 3 मोल NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 प्लस 3 मोल H2O के बना देता है। H3PO4 3 मोल NaOH से अभिक्रिया करके Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट और 3 मोल H2O के बना देता है। तो इस अभिक्रिया में H3PO4 के 1 मोल ने NaOH के 3 मोल को उदासीन कर दिया, NaOH के 3 मोल को उदासीन कर दिया, तो H3PO4 की क्षारकता 3 हो गई। लेकिन यदि अभिक्रिया इस प्रकार से दे रखी हो, H3PO4 प्लस 2 मोल्स NaOH और ये बनाए Na2HPO4 प्लस 2 मोल H2O के, तो इस अभिक्रिया में इसने 2 ही मोल NaOH को उदासीन किया है। इस अभिक्रिया में इसने 2 ही मोल NaOH को उदासीन किया है। कर तो ये 3 को सकता है लेकिन करा 2 को है, तो इस अभिक्रिया के अनुसार इसकी क्षारकता 2 ही है, 3 नहीं होगी। वैसे अधिकतम 3 होती है, ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया में वो जितने मोल NaOH को या KOH को उदासीन करेगा वह उसकी क्षारकता मानी जाएगी। ठीक है, ऐसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CaOH ट्वाइस, अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ये 2 मोल HCl से अभिक्रिया करके और ये बनाएगा CaCl2 प्लस 2H2O, ये बना दिया। ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी अम्लता 2 है, तो कायदे से जितने मोल हाइड्रोक्साइड के बनेंगे क्षार के वियोजन से वो उसकी अम्लता होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वियोजन से 2 मोल NaOH के और 2 मोल हाइड्रोक्साइड के बन रहे हैं, तो इसकी अम्लता 2 के बराबर है। और यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल HCl से अभिक्रिया कर रहा है तो इसकी अम्लता 2 हो गई। लेकिन अगर अभिक्रिया ऐसे दे रखी हो कि CaOH ट्वाइस है प्लस 1 ही मोल HCl का दें और ये बना दे CaOH Cl प्लस H2O, तो इस अभिक्रिया में इसने 1 ही मोल HCl को उदासीन किया। जब 1 ही मोल HCl को उदासीन किया है तो उसकी जो क्षारकता है वो 1 होगी, सॉरी अम्लता जो है वो 1 होगी, 2 नहीं होगी। तो ये अभिक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकतम तो हम निकाल सकते हैं, भाई अम्ल में से जितने हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे उसकी क्षारकता है,
और क्षार के 1 मोल में से जितने मोल हाइड्रोक्साइड के निकलेंगे वो उसकी अम्लता है। लेकिन अभिक्रिया के अनुसार कभी कभी आंसर बदल जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये अरेनियस का सिद्धांत था। अरेनियस के सिद्धांत के अनुसार कोई भी यौगिक जल में मिलाने पर यदि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है तो वो अम्ल है, और हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो क्षार है। इसकी कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये जलीय माध्यम के लिए ही लागू होगा। जलीय माध्यम के अलावा कोई और माध्यम यदि लिया जाता है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम HCl को बेंजीन में डालते हैं, ठीक है, भले ही उसकी विलेयता बहुत कम होगी लेकिन कुछ मात्रा में विलय हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में HCl को अम्ल की तरह नहीं माना जाएगा, अम्ल नहीं माना जाएगा। HCl को अम्ल तभी माना जाएगा जब उसे जल में मिलाया जाता है। तो यह जो सिद्धांत है यह केवल जलीय माध्यम के लिए लागू होता है, किसी और माध्यम के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जैसे N2O5 है वो अम्लीय है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय है। तो जो अम्लीय है, जैसे ही सोडियम ऑक्साइड Na2O ये अम्लीय है, सॉरी क्षारीय है। तो इन यौगिकों की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार नहीं होती, इस सिद्धांत के अनुसार नहीं होती। तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का सिद्धांत है, देखिए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि यह प्रोटॉन पर आधारित है। मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें एक यौगिक जो प्रोटॉन देता है, मतलब प्रोटॉन देने वाला अम्ल होता है और प्रोटॉन लेने वाला क्षार होता है। ठीक है, तो उसे कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन दाता है वो तो अम्ल है, जो प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देने वाला जो है वो अम्ल है इस सिद्धांत के अनुसार, और जो प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन ग्राही जो होता है वह क्षार है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्राही है वो क्षार है। ठीक है, जैसे HCl, HCl को यदि जल में मिलाते हैं, HCl को जल में मिलाया, देखिए HCl प्लस H2O, तो क्या होगा? HCl अपना प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव है, कोई खास बात नहीं है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो H पॉजिटिव बचता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो HCl को जब जल में मिलाते हैं तो ये बनाता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इस अभिक्रिया में HCl ने अपना प्रोटॉन दिया तो ये अम्ल है, ये अम्ल है, और H2O ने प्रोटॉन ले लिया तो ये क्षार है। HCl ने प्रोटॉन दिया तो ये अम्ल है, और H2O ने प्रोटॉन ले लिया तो ये क्षार है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि NH3 और NH3 को H2O में मिलाते हैं, तो इस अभिक्रिया में कि जो H2O है, जल है, यह प्रोटॉन NH3 को देगा तो NH3 बदल जाएगा NH4 प्लस में और जल बदल जाएगा OH माइनस में। तो इस अभिक्रिया में जल ने क्या दिया? प्रोटॉन दिया, तो जल तो अम्ल हो गया, और NH3 ने प्रोटॉन लिया तो ये क्षार हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, इसको जल में मिलाया
तो उसको जल में मिलाने पर क्या हुआ, ये बनाएगा CH3 CO नेगेटिव आयन प्लस H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन। तो इस अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल ने प्रोटॉन दिया तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। ठीक, अम्ल और क्षार हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई अम्ल या क्षार पहले से नहीं पता है, ये निर्भर करता है अभिक्रिया के ऊपर। अभिक्रिया में अब देखिए, अब जब HCl को पानी में मिलाया तो H2O क्षार है, और जब NH3 को पानी में मिलाया तो H2O अम्ल है। एसिटिक अम्ल को मिलाया पानी में तो H2O क्षार है। तो निर्भर करता है कि अभिक्रिया किस किस के बीच में हो रही है। जैसे हम जानते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है ये अम्ल होता है, लेकिन यदि CH3COOH में HF को मिलाया जाए, जैसे मान लीजिए ये है कि CH3COOH, इसमें यदि HF को मिलाया जाए तो HF को मिलाने पर क्या होता है कि HF की जो प्रबलता है वह एसिटिक अम्ल से अधिक है। HF की प्रबलता एसिटिक अम्ल से अधिक है, तो HF अपना जो प्रोटॉन है वो एसिटिक अम्ल को देगा और ये बन जाएगा CH3COH2 पॉजिटिव आयन प्लस F नेगेटिव आयन। CH3COH2 पॉजिटिव आयन और F नेगेटिव आयन बन गया। तो इस अभिक्रिया में जो CH3COOH है ये क्षार है और जो HF है ये अम्ल है। ठीक है, वैसे एसिटिक अम्ल होता है हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्षार है क्योंकि HF इससे अधिक प्रबल है। तो HF अपना प्रोटॉन एसिटिक अम्ल को देगा तो CH3COH2 पॉजिटिव में बदल जाएगा और F नेगेटिव में बदल गया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर यदि पश्च अभिक्रिया होती है तो पश्च अभिक्रिया में जो H3O है वो अपना प्रोटॉन दे रहा है क्लोराइड को और ये H2O में बदल रहा है, और जो क्लोराइड है वो HCl में बदल रहा है। तो पश्च अभिक्रिया के लिए ये अम्ल है, तो इसे कहते हैं संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। ठीक, तो ये संयुग्मी अम्ल किसका है, H2O का है। तो ये H2O का संयुग्मी अम्ल है और जो क्लोराइड है वो HCl का संयुग्मी क्षार है। तो HCl का संयुग्मी अम्ल H3O प्लस आयन है और H2O का संयुग्मी क्षार H2O का संयुग्मी अम्ल H3 पॉजिटिव आयन है और HCl का संयुग्मी क्षार क्लोराइड है। ठीक, अच्छा, अब इधर देखिए, ऐसे ही ये क्षार है, इसने H2O से प्रोटॉन ले लिया और ये अम्ल में बदल गया, तो ये संयुग्मी अम्ल है। संयुग्मी अम्ल। ठीक, और अम्ल ने प्रोटॉन दिया तो ये संयुग्मी क्षार बन गया। संयुग्मी क्षार बन गया। ठीक है, यहां पर एसिटिक अम्ल ने प्रोटॉन दिया तो ये संयुग्मी क्षार है। संयुग्मी क्षार है और ये संयुग्मी अम्ल है। संयुग्मी अम्ल है। ठीक है, अब देखिए, यदि HCl यहां पर, यदि HCl प्रबल अम्ल है, यदि HCl प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल है और इससे जो क्लोराइड बन रहा है प्रबल अम्ल है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन देने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यदि HCl में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो क्लोराइड में प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत कम होगी। जब HCl में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है तो क्लोराइड में प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति काफ़ी कम होगी। ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ, अगर वो प्रबल अम्ल है तो जो संयुग्मी क्षार होगा वो दुर्बल होगा क्योंकि इसमें प्रोटॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं होगी। यहां देखते हैं NH3 है, NH3 यदि दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है, वैसे ये दुर्बल क्षार है, तो इससे जो अमोनियम आयन बनेगा इसमें H+ आयन देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो ये प्रबल अम्ल होगा। ठीक, तो क्या होता है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके क्षार संयुग्मी क्षार दुर्बल होते हैं और जो दुर्बल अम्ल हैं उनके संयुग्मी क्षार प्रबल होते हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं NH3, H2O और HF। तो इन तीनों में जो HF है उसकी वो अम्ल है, उसकी प्रबलता अधिक है, ठीक। तो इसमें से यदि एक H+ निकालते हैं तो HF का संयुग्मी क्षार बन गया फ्लोराइड। H2O में से एक H+ निकाल दो तो उसका संयुग्मी क्षार बन गया हाइड्रोक्साइड। इसमें से एक H+ निकाल दो तो उसका संयुग्मी क्षार बन गया एमाइड। तो अमोनिया का संयुग्मी क्षार NH2 नेगेटिव, H2O का संयुग्मी क्षार OH नेगेटिव और HF का संयुग्मी क्षार F नेगेटिव। इनमें सबसे ज्यादा प्रबलता HF की है, तो जो फ्लोराइड होगा वो दुर्बल क्षार होगा। तो इनमें ये दुर्बल क्षार है। फ्लोराइड दुर्बल है, उससे प्रबल हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, उससे प्रबल NH2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं उनके क्षार दुर्बल होते हैं, प्रबल अम्लों के क्षार दुर्बल होते हैं और दुर्बल अम्लों के क्षार प्रबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें संयुग्मी अम्ल और क्षार निकालने के लिए आते हैं। देखिए यदि किसी भी यौगिक में से एक प्रोटॉन हम निकाल देते हैं तो किसी भी यौगिक में से एक प्रोटॉन निकालने पर उसका संयुग्मी क्षार बन जाएगा, और यौगिक में यदि एक प्रोटॉन जोड़ देते हैं तो उसका संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि अमोनिया है NH3, तो NH3 में से यदि एक प्रोटॉन निकालते हैं तो बनेगा NH2 नेगेटिव, ये इसका संयुग्मी क्षार है। और उसमें यदि एक प्रोटॉन जोड़ देते हैं तो बनेगा NH4 पॉजिटिव, ये इसका संयुग्मी अम्ल है। तो अमोनिया का संयुग्मी अम्ल हो गया अमोनियम आयन और उसका संयुग्मी क्षार हो गया NH2 नेगेटिव आयन। इसी प्रकार से H2O में से यदि एक प्रोटॉन निकालते हैं तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, उसका संयुग्मी क्षार है, और उसको यदि एक प्रोटॉन देते हैं तो बनेगा H3O पॉजिटिव, जो उसका संयुग्मी अम्ल है। H2O का संयुग्मी अम्ल H3O पॉजिटिव हो गया और उसका संयुग्मी क्षार OH नेगेटिव हो गया, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए H2CO3 से कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक ही प्रोटॉन निकालना है या एक ही प्रोटॉन जोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो इसका संयुग्मी क्षार क्या होगा? इसका संयुग्मी क्षार HCO3 नेगेटिव, HCO3 का संयुग्मी क्षार होगा CO3 2 नेगेटिव। इसी प्रकार से H2SO4, इसका संयुग्मी क्षार होगा HSO4 नेगेटिव और इसका संयुग्मी क्षार होगा SO4 2 नेगेटिव। बस एक ही प्रोटॉन को निकालना है या जोड़ना है। तो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन का संयुग्मी अम्ल होगा HSO4 नेगेटिव और HSO4 नेगेटिव का संयुग्मी अम्ल होगा H2SO4, ठीक। तो ये था ब्रोंस्टेड और लॉरी का सिद्धांत, ठीक है। अगला लेते हैं लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। यदि कोई यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो वो क्षार है, और इलेक्ट्रॉन युग्म कोई लेता है तो वह लुईस अम्ल है, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे अमोनिया है NH3 में ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन के पास एक युग्म होता है, एकल युग्म। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉनों का जो साझा है वो 3 फ्लोरीन के साथ है। इस तरह 3 सहसंयोजक बंध बने हुए हैं और बोरॉन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब अमोनिया की और इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म बोरॉन को देता है और उपसह संयोजक बंध बन जाता है। बोरॉन को देता है और उपसह संयोजक बंध बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में ये जो है अमोनिया जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, यह लुईस क्षार है।
लुईस क्षार, और ये क्या है, ये है लुईस अम्ल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए। जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है वो लुईस अम्ल हो गया और जो देता है वो क्षार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और यौगिक देखते हैं। देखिए NH3, इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया Ag पॉजिटिव को, एक दूसरे NH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया Ag पॉजिटिव को, और इस पूरे के ऊपर प्लस चार्ज है, उसके बाहर लगा है मान लो क्लोराइड। इसका नाम है डायमीन सिल्वर क्लोराइड, डायमीन सिल्वर क्लोराइड। तो डायमीन सिल्वर क्लोराइड में इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म सिल्वर को दिया, तो जो सिल्वर आयन है ये हो गया लुईस अम्ल, और ये हो गया लुईस क्षार। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यदि AlCl3 है, AlCl3 एक क्लोराइड से कंबाइन करता है, यह बनाता है AlCl4 नेगेटिव आयन। तो इसमें क्या है कि जो एल्यूमिनियम है उसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों का साझा 3 क्लोरीन के साथ हो रखा है, तो एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म एल्यूमिनियम को देता है, तो क्लोराइड तो हो गया लुईस क्षार, और AlCl3 हो गया लुईस अम्ल। क्लोराइड हो गया लुईस क्षार और AlCl3 हो गया लुईस अम्ल। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात यह होती है कि किसी भी यौगिक में या आयन में यदि उसका अष्टक पूर्ण नहीं है और उसके पास ऑर्बिटल कक्षक खाली हैं जिनका प्रयोग करके वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकता है, तो वो लुईस अम्ल होते हैं। जैसे ये उदाहरण दे दिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, या BeCl2, या AlCl3, FeCl2, तो ये सब लुईस अम्ल होते हैं। या PCl5 है, अब PCl5 में फास्फोरस के बाहरी कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसके पास D कक्षक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ले सकता है, तो ये लुईस अम्ल होता है। मतलब PCl5 क्लोराइड के साथ मिलकर PCl6 नेगेटिव आयन बना सकता है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है, क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास D कक्षक होते हैं जिनका प्रयोग करके वो इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेता है। तो ये सब लुईस अम्ल हैं। वो सारे यौगिक जिनके पास एकल युग्म रहता है, जो दिया जा सकता है, वो सब लुईस क्षार होते हैं। जैसे कि अमोनिया का उदाहरण तो दे ही दिया, तो अमोनिया जो है वो लुईस क्षार है। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, क्षार है। एमीन RNH2 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी लुईस क्षार है। तो ऐसे वो अणु जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जो किसी को दिया जा सकता है, तो ये सब लुईस क्षार होते हैं। और ऐसे अणु जिनके अष्टक पूर्ण नहीं होता या फिर अष्टक पूर्ण होता है लेकिन रिक्त कक्षक होते हैं, चाहे वो D कक्षक हो या P कक्षक हो, तो वो लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, अभी आगे इन दोनों की ब्रॉन्स्टेड की और लुईस की कुछ और पॉइंट्स भी बाकी हैं, लेकिन अगली क्लास में मिलते हैं, तब इनके आगे के जो कुछ और पॉइंट्स हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।